हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कंट्रोल सिस्टम पे कुछ एमसीक्यू। इससे पहले हमने कंट्रोल सिस्टम पे 35 एमसीक्यू जो है कर लिया। उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी किए थे। तो उसके बाद हम आगे करेंगे। पहले हमने रूट लोकस, बॉर्डर प्लॉट और नेक्विस्ट प्लॉट पे क्वेश्चंस किए थे। तो इसके अलावा जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एमसीक्यू। तो यहाँ पर हम करेंगे। अगर इससे पहले आपने कंट्रोल सिस्टम के एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी है तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन सब की एमसीक्यू सीरीज अगर आप देखना चाहते हैं तो ये भी आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्योंकि 35 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे तो 36 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, द इनपुट टू ए कंट्रोलर इज ऑलवेज सिग्नल। कंट्रोलर जो होता है उसका इनपुट सिग्नल क्या होता है हमेशा। तो कंट्रोलर किस लिए यूज में लिया जाता है, हमारा जो क्लोज लूप सिस्टम जो होता है वहाँ पर नहीं, ओपन लूप सिस्टम में भी यूज में ले सकते हैं हम। कंट्रोलर जहाँ पे यूज में लेते हैं उसके अंदर क्या देते हैं हम, एक एरर सिग्नल देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है इनपुट और किसी दूसरा रेफरेंस सिग्नल के बीच में जो एरर आती है उसे हम इनपुट देते हैं कंट्रोलर के। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन एरर। द इनपुट टू ए कंट्रोलर इज ऑलवेज एन एरर सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 37 है, डैम्पिंग रेशो जीटा एंड पीक ओवरशूट एमपी आर मेजर्स ऑफ। तो डैम्पिंग रेशो जो होता है जीटा, हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो होता है हमारा, उसके अंदर हम मिलते हैं ओमेगा एन, जीटा ये सब आती है। और पीक ओवरशूट होता है एमपी। तो ये किसके मेजर होते हैं, हम किस में लेते हैं, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जब देखते हैं हम उस टाइम हमारे काम आते हैं डैम्पिंग रेशियो और पीक ओवरशूट। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट एरर। तो जीटा और पीक ओवरशूट एमपी जो है वो किस लिए हम यूज में लेते हैं, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स के लिए, कितना फास्ट हमारा रेस्पॉन्स जो है रीच कर रहा है उसके जो है मेजर होते हैं जीटा और एमपी। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। अ ट्रांसफर फंक्शन हैज इट्स जीरो इन द राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन, द फंक्शन इज। एक ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास जिसके अंदर क्या है, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन है, उसमें एक जीरो है। तो ये जैसे एक ही हो जाएगा, इस तरह से जीरो को कैसे डिनोट करते हैं, राइट हाफ ऑफ एस प्लेन क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जीरो दिया हुआ है हमारे पास राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शंस दे रखे हैं, पॉजिटिव रियल, मिनिमम फेज, नॉन मिनिमम फेज, विल गिव स्टेबल इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो हमने पहले भी पढ़ा है, ये मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर राइट हाफ ऑफ एस प्लेन में अगर कोई भी जीरो दे रखा है सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन में तो वो कौन सा फंक्शन होता है, नॉन मिनिमम फेज फंक्शन होता है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, द ट्रांसफर, ये हो जाएगा फंक्शन, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए लो पास आरसी नेटवर्क इज। लो पास आरसी नेटवर्क होता है, या लो पास आरसी फिल्टर भी बोल सकते हैं आप उसे, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो लो पास आरसी नेटवर्क किस तरह से बनाते हैं हम, ये होता है हमारा, यहाँ पे आर होता है, यहाँ पे सी होता है, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वी आउटपुट देखते हैं, और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वी इनपुट मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर। अब एस डोमेन में आर को तो आर ही लिखते हैं, सी को क्या लिखते हैं, 1/CS करके। तो यहाँ से अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो आप क्या करेंगे, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, तो वी आउटपुट को वी इनपुट की फॉर्म में कैसे निकालेंगे आप, तो हो जाएगा 1/CS अपॉन आर प्लस 1/CS। ठीक है, तो इसको अगर आप नीचे से ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस RCS। ठीक है, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन 1/1 प्लस RCS। तो हमने निकाल लिया है, ऑप्शन दे रखे हैं ये वाला। तो ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/1 प्लस RCS। तो ये मैंने यहाँ पे डिराइव करके बता दिया आपको किस तरह से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इन द सिस्टम इज नॉट क्योज्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। कोई एक सिस्टम दे रखा है, उसके अंदर अगर नेगेटिव फीडबैक को यूज करते हैं तो कौन सा एक इफेक्ट जो है उसमें नहीं दिखाई देता हमें। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, रिडक्शन इन गेन, इंक्रीज इन बैंडविड्थ, इंक्रीज इन डिस्टोर्शन, रिडक्शन इन आउटपुट इम्पिडेंस। तो पहला रिडक्शन इन गेन, अगर नेगेटिव फीडबैक यूज में लेते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और गेन जो है रिड्यूस हो जाता है। तो ये तो इफेक्ट है, अपन को पूछा है विच इफेक्ट इज नॉट क्योज्ड, कौन सा इफेक्ट नहीं होता नेगेटिव फीडबैक का। तो रिडक्शन इन गेन तो होता है, दूसरा इंक्रीज इन बैंडविड्थ, ये भी होता है। अगर रिडक्शन इन गेन हो रहा है तो इंक्रीज इन बैंडविड्थ होगा, क्योंकि बैंडविड्थ और गेन का रेशियो जो है कांस्टेंट होता है। अगला दे रखा है इंक्रीज इन डिस्टोर्शन। तो नेगेटिव फीडबैक जब हम यूज में लेते हैं तो डिस्टोर्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है हमारा। तो ये क्या इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट क्या होता है,
इंक्रीज इन डिस्टोर्शन नहीं होता, रिडक्शन इन डिस्टोर्शन होता है। तो ये ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये जो है नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से हमारा डिस्टोर्शन इंक्रीज नहीं होता। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कौन सा इफेक्ट नहीं है, नॉट कॉज्ड बाय नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लोज लूप सिस्टम का है। ऑप्शंस दे रखे हैं, इट डजंट कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंस, इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट पैरामीटर वेरिएशंस, इट डजंट इन्वॉल्व आउटपुट मेजरमेंट्स। तो इसके अंदर क्या पूछा है, कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इट डजंट कंपनसेट फॉर डिस्टर्बेंस, तो क्लोज लूप सिस्टम जो होता है उसके अंदर हम फीडबैक यूज में लेते हैं, नेगेटिव फीडबैक हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में यूज में लेते हैं। तो डिस्टर्बेंस को तो कंपनसेट करता है, तो ये तो होगा नहीं करेक्ट। अगला दे रखा है, इट रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट पैरामीटर वेरिएशंस। सेंसिटिविटी जो है रिड्यूस कर देता है, सेंसिटिविटी हम निकालते हैं जी के रेस्पेक्ट में, और जो फीडबैक सिग्नल होता है हमारा एच के रेस्पेक्ट में। तो अगर क्लोज लूप सिस्टम हम यूज में लेते हैं, फीडबैक लगा देते हैं, तो सेंसिटिव जो होती है रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि सी दे रखा है डजन इन्वॉल्व इन आउटपुट मेजरमेंट। तो क्लोज लूप सिस्टम में आउटपुट मेजरमेंट तो इन्वॉल्व में करना होता है, क्योंकि फीडबैक हम लेते हैं तो आउटपुट सिग्नल को ही हम इनपुट में देते हैं रेफरेंस से कंपेयर करके। तो इस तरह से सी तो होगा नहीं, डजन कंपनसेट डिस्टर्बेंस को कंपनसेट करता है, तो ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है क्लोज लूप सिस्टम में रिड्यूस हो जाती है। तो ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं तो ये बहुत ही ध्यान से करना होगा, क्योंकि काफ़ी बार जो होता है ऑप्शंस काफ़ी मैच्ड होते हैं एक तरह से, मतलब बिल्कुल एकदम क्लोजनेस होती है ऑप्शंस के अंदर कि ये भी सही हो सकता है, थोड़ा थोड़ा ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। कई बार होता है एक दो ऑप्शंस जो है हमने ध्यान में नहीं रहते हैं इस तरह के, तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा। तो आपको बहुत ही केयरफुली जो है यहाँ पे ऑप्शंस करेक्ट करने हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द सेंसिटिविटी ऑफ एन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन एमएस ऑफ ए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस इज। क्या दे रखा है, सेंसिटिविटी है, एक क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, उसका ओवरऑल फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एमएस से, क्योंकि फॉरवर्ड पाथ को करते हैं जीएस से और फीडबैक को करते हैं एचएस से, और टोटल ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको एमएस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एमएस है हमारा टोटल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। उसकी सेंसिटिविटी पूछिए किसके रेस्पेक्ट में, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन जीएस के रेस्पेक्ट में। तो ये जीएस के रेस्पेक्ट में अगर आप इसकी सेंसिटिविटी निकालेंगे, इसका डेरिवेशन आपको ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसको याद रख सकते हैं आप। तो जीएस के रेस्पेक्ट में अगर आप फंक्शन जो है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन की सेंसिटिविटी निकालेंगे तो क्या आएगी, 1/1 + GH। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1/1 + GH। क्वेश्चन नंबर 43 है, बाय यूजिंग फीडबैक इन कंट्रोल सिस्टम्स द सेंसिटिविटी टू पैरामीटर वेरिएशंस इज इम्प्रूव्ड, दिस इज अचीव्ड एट द कॉस्ट ऑफ। फीडबैक यूज में करते हैं तो सेंसिटिविटी जो होती है इम्प्रूव हो जाती है पैरामीटर्स की, पैरामीटर वेरिएशन सेंसिटिविटी किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, जीएस के और एचएस के, तो ये इंप्रूव हो जाती है। तो ये किस तरह से अचीव किया जाता है, ऑप्शंस दे रखे हैं, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, लॉस ऑफ सिस्टम गेन, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, रिलायबिलिटी। तो फीडबैक जब हम लगाते हैं तो हमें पता है क्या हो जाता है, हमारे सिस्टम का गेन जो है रिड्यूस हो जाता है, तो किसकी कॉस्ट पे, एट द लॉस ऑफ सिस्टम गेन। ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए जीरो ऑर्डर होल्ड इज गिवन बाय। जीरो ऑर्डर होल्ड जो होता है वो किस लिए यूज में लिया जाता है, होल्ड सर्किट जो है सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए यूज में लेते हैं हम, सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जीरो ऑर्डर होल्ड यूज में लेते हैं, ये वैल्यूज को होल्ड करता रहता है और सिग्नल जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगा। इस तरह से होता है ये, हम कोई भी अगर साइन वेव कर रहे होते हैं तो इस तरह की जो है आउटपुट वैल्यूज देता है, इससे हम सिग्नल को ऐसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या पूछा, ट्रांसफर फंक्शन पूछा, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप याद रख सकते हैं, 1 - e⁻ -TS/s। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर होल्ड सर्किट का। क्वेश्चन नंबर 45 है, विद नेगेटिव फीडबैक द सिस्टम स्टेबिलिटी एंड द सिस्टम गेन रेस्पेक्टिवली। नेगेटिव फीडबैक यूज में लेते हैं तो सिस्टम स्टेबिलिटी क्या होती है, हमें पता है कि इंप्रूव हो जाती है, और सिस्टम का गेन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बैंडविड्थ जो है इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेज नहीं, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंक्रीजेज, सिस्टम स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एंड सिस्टम गेन डिक्रीजेज। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इफ रैम्प इनपुट इज अप्लाइड टू टाइप 2 सिस्टम द स्टेडी स्टेट एरर इज। रैम्प इनपुट जो होता है, रैम्प इनपुट में क्या होता है हमारा, इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये हो जाता है 1/s²। ठीक है, स्टेप का क्या होता है 1/s, रैम्प का 1/s²। तो अगर ये टाइप 2 सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर जो है, ये स्टेडी स्टेट एरर है। ठीक है, स्टेडी स्टेट एरर क्या हो जाएगी, तो रैम्प इनपुट, अगर आपको ये टेबल याद है, जो एक टेबल हम याद करते हैं जिसके अंदर मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे ये हो जाता है हमारा यूनिट स्टेप, ये रैम्प है, ये पैराबोलिक है। ठीक है, ये हो जाएगा टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। तो यूनिट स्टेप जो होता है उसके अंदर अगर टाइप 0 देते हैं तो अपनी कांस्टेंट एरर आती है। ठीक है, कांस्टेंट एरर। अगर रैम्प इनपुट के अंदर मतलब टाइप 0 सिस्टम में रैम्प इनपुट देते हैं तो एरर जो होती है इन्फिनिटी हो जाती है, और पैराबोलिक इनपुट में भी देते हैं तो एरर इन्फिनिटी हो जाती है। इसी तरह से अगर यूनिट स्टेप में अगर टाइप 1 में यूनिट स्टेप इनपुट दे रहे हैं तो एरर जो है 0 हो जाती है। यहाँ पे रैम्प इनपुट देंगे अगर यूनिट इसमें ये हो जाएगा यूनिट स्टेप रैम्प, और ये हो जाएगा पैराबोलिक। तो टाइप 1 के अंदर क्या देंगे, अगर यूनिट स्टेप देंगे तो 0 आएगा, रैम्प इनपुट देते हैं तो कांस्टेंट एरर आती है, और पैराबोलिक देते हैं तो इन्फिनिटी आती है। ठीक है, जैसे टाइप 2 सिस्टम के अंदर अगर यूनिट स्टेप देंगे तो 0 एरर आएगी, रैम्प देंगे तो 0 एरर आएगी, और पैराबोलिक देंगे तो कांस्टेंट आएगी। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं, यूनिट स्टेप में 0 देते हैं तो कांस्टेंट आती है, 0 ऑर्डर में नहीं, टाइप 0 में अगर यूनिट स्टेप दे रहे हैं तो कांस्टेंट। इसी तरह टाइप 1 में अगर रैम्प इनपुट दे रहे हैं तो कांस्टेंट आती है, और टाइप 2 में पैराबोलिक पे कांस्टेंट आती है। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं इस तरह से। तो अगर हम रैम्प इनपुट अप्लाई कर रहे हैं टाइप 2 सिस्टम के ऊपर तो हमारी एरर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इस टेबल को याद रख सकते हैं तो किसी तरह के किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर पूछ लेगा पैराबोलिक इनपुट अप्लाई कर रहे टाइप 2 सिस्टम पे तो कांस्टेंट एरर आ जाएगी, यूनिट स्टेप अप्लाई कर रहे टाइप 2 पे 0 एरर आ जाएगी। इस तरह से किसी का भी आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इज 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ओमेगा एन दे रखी है हमें, एंड डैम्पिंग रेशियो जीटा इज 0.1। वॉट इज द 2% सेटलिंग टाइम। तो 2% सेटलिंग टाइम किस तरह से लिखते हैं हम, 4/जीटा ओमेगा एन इसका फॉर्मूला होता है 2% सेटलिंग टाइम का। तो यहाँ पे जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू लिख सकते हैं आप। तो 4/जीटा ओमेगा एन करके क्या आ जाएगा आपका, 2% सेटलिंग टाइम आ जाएगा। तो इसका देखिए क्या आंसर आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मैथ लिस्ट 1 विद लिस्ट 1 और 2 दे रखी है, इसमें मैथ्स करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन मैंने इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आप यहाँ पे 4 तरह के क्वेश्चन जो है उसको याद कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन इसके अंदर आपके जो है इंक्लूड हो रहे हैं, यहाँ पे आप इनको कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को आपसे पूछा जाए किसी भी तरह ऑप्शन देके एग्जाम में, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए सारे कन्फ्यूजन, अगर मतलब एक ही तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पे मैच करके उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं कि कौन सा जो है पैरामीटर किसके लिए यूज में लिया जाता है, इस तरह से। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करते हैं। यहाँ पे पहला दे रखा है इमेजनरी एक्सिस ऑन एस प्लेन। तो इमेजनरी एक्सिस जो होती है एस प्लेन के ऊपर वो क्या होती है, जैसे ये हमारा एस प्लेन है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है। तो इमेजनरी एक्सिस को हम किस तरह से यूज में लेते हैं, मार्जिनल स्टेबिलिटी निकालने के लिए यूज में लेते हैं। इधर होता है तो हमारा सिस्टम स्टेबल होता है, यहाँ पे मार्जिनली स्टेबल होता है, और इधर अनस्टेबल हो जाता है। तो इसी तरह से ये इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इमेजनरी एक्सिस पोल्स इन एस प्लेन, टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट सर्किल ऑफ जेड प्लेन। अब यूनिट सर्किल ऑफ जेड प्लेन जो है इसको भी किस लिए हम यूज में लेते हैं, जैसे ये है हमारा अब यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है, इस तरह से। तो अगर यूनिट सर्किल जो है ये भी मार्जिनल स्टेबिलिटी का काम करता है, इसके अंदर जो होता है सिस्टम स्टेबल होता है, बाहर चला जाता है तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। तो जिस तरह से इमेजनरी एक्सिस एस प्लेन में यूज में लेते हैं उसी तरह से यूनिट सर्किल जो है जेड प्लेन में यूज में लिया जाता है। अगला देखते हैं, तो ये हो जाएगा, इसके साथ मैच हो जाएगा ऑसिलेटरी टाइम डोमेन रेस्पॉन्स। टाइम डोमेन रेस्पॉन्स अगर हम निकालते हैं और वो ऑसिलेटरी आता है, ठीक है, ऑसिलेटरी किस तरह का होता है, टाइम डोमेन रेस्पॉन्स अगर ऑसिलेटरी होता है तो इस तरह से होता है, ऑसिलेट करता रहता है साइन वेव की तरह।
तो ऑसिलेटरी टाइम डोमेन रेस्पॉन्स कब आता है? जब हमारे पोल्स जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ये मैच हो जाएगा इसके साथ। इमेजिनरी एक्सिस पोल्स इन एस प्लेन, इस तरह से पोल होते हैं तो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है ऑसिलेटरी आता है। अगला दे रखा ओवर डैम्प्ड टाइम रेस्पॉन्स। ओवर डैम्प्ड टाइम रेस्पॉन्स किसके लिए आता है? पोल्स ऑन रियल एक्सिस ऑफ एस प्लेन। ठीक है, रियल एक्सिस पे पोल्स होते हैं तो ओवर डैम्प्ड टाइम रेस्पॉन्स आता है, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। पोल्स एट ओरिजिन ऑफ एस प्लेन, ओरिजिन पे पोल होते हैं, जैसे ये है हमारा, यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ पोल्स होते हैं वो क्या होता है? टाइप ऑफ द सिस्टम, तो इससे मैच हो जाएगा। हमेशा अगर टाइप ऑफ द सिस्टम पूछे तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन ऑफ एस प्लेन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मैच हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि टाइप ऑफ द सिस्टम किस तरह से देते हैं। ऑप्शंस में दे देंगे पोल्स एट ओरिजिन, जीरो एट ओरिजिन, पोल्स एट इमेजिनरी एक्सिस, इस तरह से। तो बता सकते हैं कि पोल्स एट ओरिजिन ऑफ एस प्लेन जो होता है टाइप ऑफ सिस्टम, इस तरह दिया जाता है। या पूछ सकते हैं कि कौन से सिस्टम का जो है या कौन से ट्रांसफर फंक्शन का टाइम डोमेन रेस्पॉन्स जो है ऑसिलेटरी आएगा। तो इस तरह से आपको पोल से डायग्राम भी दे सकते हैं कि यहाँ पे पोल है, किसी में यहाँ पे है, रूट्स जो है करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के, इस तरह से। तो आप बता सकते हैं कि इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जिसमें होंगे उसका टाइम डोमेन रेस्पॉन्स जो है ऑसिलेटरी है। या यूनिट सर्किल का पूछ सकते हैं कि यूनिट सर्किल के बाहर है, अंदर है, तो सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या मार्जिनली स्टेबल है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। फाइनल वैल्यू थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द सिस्टम व्हेन द इनपुट इज। फाइनल वैल्यू थ्योरम होती है कंट्रोल सिस्टम में। इसके क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, या तो फाइनल वैल्यू पे या तो इनिशियल वैल्यू पे, जो मैंने पेपर में करवाया था, एक प्रीवियस ईयर पेपर जो सोल्व किया था हमने। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होती है सिस्टम के अंदर कौन से इनपुट पे अप्लीकेबल नहीं होती। तो कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या इनपुट लेते हैं हम? स्टेप लेते हैं, रैंप, पैराबोलिक होता है। तो एक्सपोनेंशियल इनपुट जो होता है उसके ऊपर फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 50 हो गए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन मैं और लेकर आऊँगी क्योंकि कंट्रोल सिस्टम पे तो जितने क्वेश्चंस बनाओ उतने कम है। तो यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, बार बार पढ़े। इन्हें एमसीक्यू सीरीज़ में से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं हर बार। जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, छोटे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 2-4 बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयरली। बाकी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कन्फ्यूजिंग होते हैं, जिनके ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर रखने हैं आपके, और आपको ऑप्शंस में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस करनी है, इनकी थ्योरी पढ़ें बार बार, और एमसीक्यू सीरीज जो है उसको देखें, इसकी प्रैक्टिस करें। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो भी हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस किए हैं उन सब की पीडीएफ जो है, टोटल 50 क्वेश्चंस की कंट्रोल सिस्टम की पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया गया है एक, इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो उस ग्रुप पे मैं इसकी जो है पीडीएफ डाल दूँगी, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं ग्रुप को ज्वाइन करके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर पासवर्ड है, पीडीएफ प्रोटेक्टेड है। तो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे उसके बाद आप जो है उसका कोड यहाँ से ले सकते हैं। तो पीडीएफ जो है उसका कोड है कंट्रोल 50, ठीक है, कंट्रोल 50 कोड आप उसमें डालेंगे तो आपकी फाइल खुल जाएगी। वहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। और ग्रुप जो है टेलीग्राम ग्रुप, उसका नाम है इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ हमारी क्लास जो है ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप अपने व्यूज़ जो है वीडियोज़ में कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कैसा आपको वीडियो लगा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।